अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट मेथड में। अब तक जितना भी मेथड था हमने बाहर से चेस्ट पे प्रेशर अप्लाई किया था और चेस्ट को कंप्रेस करने की कोशिश की थी, लंग्स को कंप्रेस करने की कोशिश की थी, या लंग्स को एक्सपेंड कराने की कोशिश की थी हमने आउटवर्ड से प्रेशर अप्लाई करके। अभी तक तीनों में से किसी भी मेथड में डायरेक्टली पेशेंट के मुंह के अंदर एयर को ब्लो करने की कोशिश नहीं की गई थी। ये लास्ट मेथड में वो ही मेथड है जिसमें एयर को पेशेंट के मुंह के अंदर डायरेक्टली ब्लो कराने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए इसका नाम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड में। प्लेस द विक्टिम ऑन हिज बैक। अब डेफिनेटली माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है तो बैक पे ही लिटाना होगा, यानी पीठ के बल ही पेशेंट को लिटाना होगा। जो अफेक्टेड पर्सन है, जिसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, जो अनकॉन्शियस है, उसे लिटाना होगा। ठीक है, तो प्लेस द विक्टिम ऑन हिज बैक, प्लेस हिज हेड स्लाइटली डाउन हिल इफ पॉसिबल। यहाँ भी उसके हेड को स्लाइटली डाउन ही रखना होगा। मैंने पहले ही बताया क्या फ़ायदा है इसका, हेड को स्लाइटली डाउन रखने का क्या फ़ायदा है, एनीवन? मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि जिस मेथड में भी पीठ के बल पेशेंट को लिटाते हैं उसमें हेड को स्लाइटली डाउन रहने देते हैं, यानी डायरेक्ट फ्लोर पर रहने देते हैं। नॉर्मल पोजीशन में जैसे हम लोग सोते हैं तो एक तकिया रख के सिर को उठाव दिए रहते हैं। यहाँ कोई भी मेथड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का फ्लोर पे पेशेंट को डायरेक्ट लिटाया जाता है, हेड को डाउन ही रहने जाता है, कुछ तकिया का सपोर्ट नहीं दिया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, हेड को डाउन ही क्यों रहने देते हैं, बताया था ना मैंने? नहीं, ग्रेविटेशनल सपोर्ट नहीं। ग्रेविटेशनल सपोर्ट तो देखो ग्रेविटी की वजह से तो हेड डाउनवर्ड जाएगा ही, थोड़ा सा डाउनवर्ड जाने से मैंने पहले आपको बताया है कि जब इस तरह से नेक होगा तो एयर वेंट का क्लियर पैसेज पॉसिबल होगा। दूसरा, हमने पिछले मेथड में हमने देखा था कि इस तरह करने से क्या होता था, हमारा नेक थोड़ा सा टिल्ट होता था, नेक टिल्ट होने से ये रिलीज होने का चांस मिलेगा, इसलिए हेड को हमेशा हम लोग डाउन रहने देते हैं। हेड को और डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते थे पिछले मेथड में, हेड को थोड़ा सा और डाउन मिल जाए, थोड़ा सा और टिल्ट मिल जाए, इसलिए शोल्डर्स के नीचे हम लोग और पैडिंग कर देते थे, एडिशनल पैडिंग। ठीक है, एडिशनल क्लॉथ्स का लेयर हो या न्यूज़पेपर्स का लेयर्स हो या किसी भी तरीके से एडिशनल पैडिंग करके हम लोग शोल्डर्स के नीचे लगा के एडिशनल पैडिंग हम लोग शोल्डर्स को उठा देते थे, सो दैट कि हेड और डाउन हो जाए। बताया था ना मैंने क्या फायदा था उसका, उस डाउन होने के वजह से एयर वेंट का क्लियरेंस पॉसिबल हो पाता था, एयर वेंट का ब्लॉकेज होने का चांसेस कम हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को पीठ के बल लिटाएंगे अफेक्टेड पर्सन को, और उसका हेड स्लाइटली डाउनहिल ही रहेगा जितना तक पॉसिबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ फोल्डेड कोट और सिमिलर ऑब्जेक्ट अंडर विक्टिम शोल्डर्स विल हेल्प मेंटेन प्रॉपर पोजीशन। पहले भी मैंने बताया, पिछले मेथड में हमने डिस्कस किया है कि कोई कपड़ा वगैरह लेके, कोट ले लें हम लोग, कुछ भी ले लें, सिमिलर चीज़ें ले लें, और इन सिमिलर चीज़ों को कहाँ लगाएंगे, विक्टिम के शोल्डर्स के नीचे। तो शोल्डर्स को हम लोग रेज कर रहे हैं, उसके नीचे एडिशनल क्लॉथ्स वगैरह लगा के, एडिशनल पैडिंग देके शोल्डर्स रेज करेगा तो अगेन हेड को टिल्ट मिलेगा, हेड और डाउनवर्ड होगा। तो ये करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल्ट हेड बैक, हेड को हम लोग टिल्ट करने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ, सो दैट द चिन पॉइंट्स स्ट्रेट अपवर्ड। नतीजा होगा कि ठुड्डी जो है ना स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ हो जाएगी। ठीक है, जब पेशेंट को इस तरह से लिटाया जाएगा, उसके शोल्डर्स के नीचे एडिशनल क्लॉथिंग वगैरह देके उठा दिया जाएगा तो हेड टिल्ट हो जाएगा और चिन अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। ये पोजीशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल क्लियरेंस मिल पाता है एयर वेंट को, रेस्पिरेटरी डक्ट को, विंड पाइप को। गॉट दैट? तो ये हम लोग सबसे पहले मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके जबड़े को पकड़ना है, पेशेंट के जबड़े को। ठीक है, ग्रैस्प द विक्टिम्स जॉ, और कैसे पकड़ना है इस फिगर में, अगले फिगर में इलस्ट्रेट किया जाएगा। देख लेते हैं हम लोग फिगर में। ठीक है, तो यहां लिटाया गया है, लिटाने के बाद इसके जबड़े को पकड़ा जा रहा है, जबड़े को पकड़ के खोलने की कोशिश की जाएगी। बताऊंगा मैं कैसे, एक यहाँ हैंड रख के, एक यहाँ हैंड रख के खोलने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अनकॉन्शियसनेस में ये दोनों जॉ एक दूसरे पर बिल्कुल बैठ जाते हैं, जबड़े बैठ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो पहले जबड़े को खोलने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है ये दोनों जॉज खुलेंगे तभी अंदर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कर पाना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो उसके विक्टिम्स के जबड़ों को पकड़ना होगा एंड रेज इट अपवर्ड अंटिल द लोअर टीथ आर हायर देन अपर टीथ। ठीक है, इसको पकड़ के उठाना होगा। ठीक है, ऐसे उठाना होगा, ऐसे यहाँ पे ध्यान देना होगा कि लोअर टीथ हायर टीथ से ऊपर हो जाए।
देखो बहुत टिपिकल पोजीशन है, लोअर टिथ हायर टिथ से ऊपर होना चाहिए। कैसे होगा ये? हम लोग जैसे नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो कौन सा टिथ हमारा हाई ऊपर है? अपर टिथ, अपर जॉ वाला टिथ कि लोअर जॉ वाला टिथ? कौन सा ऊपर है? अपर है ना। लेकिन इस पोजीशन में लोअर जॉ वाले टिथ को ऊपर करना होगा। हो जाएगा डेफिनेटली, तभी तो टिल्ट पोजीशन इसीलिए तो हमने लिया था। कैसे? एनीवन इमेजिन, एनीवन कैन इमेजिन? बताइए। ये हम लोग ऐसा करते हैं, नील डाउन करने की पोजीशन कोशिश करते हैं, यहाँ एडिशनल पैडिंग देके इसको उठा के कि इस तरह का टिल्ट मिल जाए, यानी समथिंग एंगल लाइक दिस। ये थीटा एंगल मिल रहा है। ये थीटा एंगल मिलने की वजह से चिन्स क्या हो गया? चिन्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठुड्डी जो है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और थोड़ा सा झुकाव मिलेगा तो और ऊंचा होगा डेफिनेटली। अब लोअर जॉ, इसको हम जब खोलने की कोशिश करेंगे, अपर जॉ को खोलने की कोशिश करेंगे इस तरह से करके, तो डेफिनेटली लोअर जॉ और लोअर जॉ का टिथ अपर जॉ से ऊपर रहेगा हॉरिजॉन्टल में। अगर कंपेयर करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कंपेयर करो तो इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा लोअर जॉ का टिथ और इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा अपर जॉ का टिथ। तो डेफिनेटली लोअर जॉ का टिथ ऊपर हो गया अपर जॉ के टिथ से। हुआ? ठीक है। तो इस तरह का पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये थीटा एंगल का टिल्ट देके। ये जो थीटा एंगल का टिल्ट है, ये टिल्ट थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा सकते हैं। टिल्ट और बढ़ेगा तो और भी फायदा मिलेगा, और भी चिन अपवर्ड जाएगा। चिन अपवर्ड जाएगा तो डेफिनेटली लोअर जॉ का टिथ अब ऊपर की तरफ है, इस हाइट पे है, और अपर जॉ का टिथ इस हाइट पे है। ठीक है, इसको मेंटेन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। और प्लेस फिंगर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ जॉ नियर द ईयर लॉब्स एंड पुल अपवर्ड। या फिर एक और तरीका है कि यहाँ जॉ पे, यानी उसके जबड़े पे, कान के पास, ईयर लॉब्स के पास हम लोग पकड़ेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। इससे भी जॉ खुल जाता है। ठीक है। मेंटेन द जॉ पोजिशन थ्रू आउट द रिससिटेशन। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और उसके साथ साथ बॉडी को वार्म करने का जो चीज़ें हैं, किसी तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग को रीस्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को मिला के हम लोग बोलते हैं रिससिटेशन। यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का मेथड, साथ साथ एक पर्सन, मान लो इफेक्टेड पर्सन के तलवों को सहला रहा है, उसको हीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई स्टिमुलेंट देने की कोशिश कर रहा है, इन सब प्रोसेस जिनसे मिल के किसी पेशेंट के नेचुरल ब्रीदिंग को हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को हम एक कंबाइन वर्ड देते हैं रिससिटेशन। तो हमें जॉ का वो पोजीशन, जबड़ों का वो पोजीशन हमें मेंटेन रखना है जब तक हमारा ये रिससिटेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है। और ये क्यों मेंटेन करना है, इस जबड़ों में खिंचाव क्यों बनाए रखना है? सो दैट कि वो जो टंग है ना, वो जाके एयर पैसेज को, एयर वेंट को ब्लॉक ना कर दे, इसलिए जबड़ों में खिंचाव बनाए रखना है। गॉट दैट? अब रेस्क्यूअर को क्या करना है? अब जबड़े खुल चुके हैं, जबड़ों का पोजीशन सही हो चुका है, ये इंश्योर हो चुका है कि अफेक्टेड पर्सन का टंग जाके उस पर्सन के रेस्पिरेटरी डक्ट को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ठीक है। एयर वेंट का क्लियरेंस मिला हुआ है। अब आगे क्या करना होगा? तो डेफिनेटली रेस्क्यूअर को अब माउथ टू माउथ एयर को ब्लो करना होगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्लेस योर माउथ ओवर द विक्टिम्स माउथ। ठीक है। तो अब गहरी सांसें लेनी है रेस्क्यूअर को और अपने मुंह को जाके अफेक्टेड पर्सन के मुंह के ऊपर रख देना है। ठीक है। और मेकिंग टाइट एयर कॉन्टैक्ट। ठीक है। खुद के मुंह को रेस्क्यूअर को जाके अफेक्टेड पर्सन के मुंह के ऊपर रखना है और टाइट एयर कॉन्टैक्ट बनाना है। पिंच द विक्टिम्स नोज, विक्टिम के नाकों को बंद कर देना है। ठीक है। क्योंकि इससे एयर लीक ना कर जाए। हमारा मकसद क्या है कि हम एयर ब्लो करेंगे अंदर, तो हमारा ब्लो किया हुआ सारा एयर अफेक्टेड पर्सन के लंग्स में जाए।
ना कि नाक से रिलीज हो जाए, इसलिए इसको पिंच करना होगा, नाक को बंद कर देना होगा, ठीक है। पिंच द विक्टिम्स नोज, सट विथ थंब एंड फोर फिंगर, ठीक है, थंब और फोर फिंगर को यूज करके डेफिनेटली इसी तरह हम लोग पिंच करते हैं, एक फोर फिंगर और एक थंब को लेके पिंच करते हैं, ठीक है। क्लोज द नॉस्ट्रिल्स, और क्लोज द नॉस्ट्रिल्स बाय प्रेसिंग योर चीक अगेंस्ट देम, और अगर मान लो हाथ फ्री नहीं है तो अपने चीक से प्रेस करके उसके नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है। ये नाक का ये पोर्शन, अपर वाला पोर्शन नॉस्ट्रिल कहा जाता है, ठीक है। इनर पोर्शन और इधर का पोर्शन को मिला के जो एरिया है वो नॉस्ट्रिल कहा जाता है, तो उसके नॉस्ट्रिल को उस तरह से रोक देना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं देना चाहेंगे, हेजिटेट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हेजिटेट एट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से बहुत लोगों को हेजिटेशन होगा। तो अगर किसी को हेजिटेशन हो रहा है तो प्लेस अ पोरस क्लॉथ बिटवीन यू एंड विक्टिम। तो मान लो बहुत लोगों को थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि हाँ किसी के मुंह पे हम डायरेक्ट माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहे हैं, हेजिटेशन होगा, तो वैसे लोगों को क्या करना है, एक पोरस क्लॉथ, ठीक है, पोरस मतलब छेद छेद वाली चीज़ें जिससे हवा पास कर सके, तो एक कपड़े का ऐसा टुकड़ा जिससे हवा पास कर सके। अगर मान लो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, तो कपड़ों का टुकड़ा उस पर रख दे और तब जाके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ करना है। और हाँ, अगर इन्फेंट है, इन्फेंट मीन्स शिशु, ठीक है, बच्चों में भी जो सबसे छोटे बालक होते हैं अंडर 5 ईयर्स, उन्हें हम लोग इन्फेंट कहते हैं। तो अगर अफेक्टेड पर्सन इन्फेंट है, यानी जिसको करंट लगा है, अगर वो बहुत छोटा बच्चा है, तो उसमें क्या करना है। अब होगा क्या कि देखो बहुत छोटा बच्चा है जो इन्फेंट है 1 से 2 साल का, या हो सकता है उससे भी छोटा, तो अब जो रेस्क्यूअर आ रहा है ना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने, उसका मुंह बड़ा है और बच्चे का मुंह बिल्कुल छोटा सा है। तो इसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए क्या करना होगा, इस रेस्क्यूअर को दोनों कवर कर लेना होगा, उसका माउथ और नोज दोनों अपने मुंह से कवर कर लेना होगा। मीन्स नॉर्मल पर्सन को रेस्क्यूअर का मुंह और नॉर्मल पर्सन का मुंह डायरेक्ट एक सेम साइज में है ऑलमोस्ट, तो वहाँ क्या है, सिर्फ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, नोज को बंद कर देना, नोज अलग है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, इन्फेंट जो हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनका मुंह बहुत छोटा है, तो यहाँ रेस्क्यूअर को अपने मुंह से उसके नाक और मुंह दोनों को कवर कर देना है इफेक्टेड पर्सन के, इन्फेंट के, और तब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। गॉट दैट? यानी इन्फेंट में क्या करना है, अपने माउथ को ले जाके उस इन्फेंट के माउथ और नोज दोनों को कवर कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से करके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, ब्लो इनटू विक्टिम्स माउथ जेंटली, ठीक है, जेंटली इफ इन्फेंट, ठीक है। तो विक्टिम के माउथ में ब्लो करना है, हवा फूंकना है, और जेंटली करना है अगर वो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है तो, ठीक है। अंटिल हिज चेस्ट राइजेज, तो ध्यान में देना है, फूंकना है उस अफेक्टेड पर्सन के मुंह के अंदर, कब तक, जब तक उसका चेस्ट थोड़ा सा राइज ना करने लगे, आपको महसूस होने लगेगा कि उसके चेस्ट का हाइट बढ़ रहा है, यानी एयर अंदर जा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिमूव योर माउथ एंड लेट हिम एक्सहेल, और उसके बाद जब फूंक दिया गया, आपको महसूस हो गया कि हमने जो हवा ब्लो किया, हमने जो एयर ब्लो किया, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हमने दिया, उससे चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर प्रॉपर एयर फिल हो गई, अफेक्टेड पर्सन का चेस्ट का पोजीशन राइज हो गया। उसके बाद फिर हमें हट जाना है वहाँ से, अपने माउथ को रिमूव कर लेना है, हटना तो नहीं है, मतलब माउथ को हटा लेना है, माउथ को रिमूव कर लेना है, और उसे सांसें बाहर लेने का यानी एक्सहेल करने का मौका देना है, ठीक है। टर्निंग योर हेड टू हियर आउटरस ऑफ द एयर, और खास कर ध्यान देना है, अपने सिर को ऐसे घुमा के कान को सामने रख के कोशिश करनी है आवाज़ सुनने की, उसके सांस लेने के, बाहर आने की आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी माउथ टू माउथ एयर ब्लो करने के बाद, चेस्ट के राइज कर जाने के बाद, जब हम इंश्योर हो जाएं कि चेस्ट राइज कर रहा है, डेफिनेटली हमारा ब्लो किया हुआ एयर उसके लंग्स के अंदर जा रहा है, उसके बाद जब माउथ को हम हटाएंगे तो इस तरह से हेड को बेंट करके, ईयर्स को सामने लाके, उस पर्सन को जब एक्सहेल करने दे रहे हैं, सांसें बाहर निकालने दे रहे हैं, तो हमें सुनने की कोशिश करनी होगी, उसके सांसें के बाहर आने की आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी होगी, सो दैट कि हम इंश्योर कर सकें कि प्रॉपरली उसकी सांसें रिलीज हो रही हैं, ठीक है, वो हवा बाहर निकल रही है, ये सुनने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। टर्निंग योर हेड टू हियर द आउटरश ऑफ द एयर। द फर्स्ट 8 to 10 ब्रीथ्स शुड बी एज रैपिड एज विक्टिम विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब पहला 8 से 10 जो सांसें हम दे रहे हैं, एयर को ब्लो बहुत रैपिड रखना है, जिससे वो पर्सन रिस्पॉन्स कर सके, उसके ऑर्गन्स रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे स्लो कर देना है उस रेट को,
कितना स्लो कर देना है, तो ऑलमोस्ट 12 बार 1 मिनट में, 12 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। और अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा का रेस्पिरेशन फास्ट होता है, इनटेक और एक्सपेंशन, तो उसको 20 टाइम ए मिनट्स लेके चलना है, इतना होने देना है और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। ये आपका माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है। गॉट दैट? ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, जो याद रखना है, वो चीज़ें हैं थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें स्पेशल याद रखना है और ध्यान रखना है। इफ़ एयर कैनॉट बी ब्लोन इन, चेक पोजिशन ऑफ द विक्टिम्स हेड एंड जाओ टू रीचेक माउथ ऑब्स्ट्रक्शन, देन ट्राई अगेन मोर फोर्सफुली। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माउथ टू माउथ एयर ब्लो करने में होता क्या है कि यहाँ पे हम फूंक रहे हैं, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि हमारा फूंकी हुई हवा, हमारे मुंह से फूंकी हवा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में हमारा ब्लो किया हुआ एयर अंदर जा ही नहीं रहा है। अगर हमें ऐसा महसूस हो, ठीक है, तो हमें देखना है कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है उस पेशेंट के अंदर, उसके जाव में, जबड़े के अंदर देखने की कोशिश करनी है, चेक करना है कि उसके माउथ के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वाकई उसका टंग जाके एयर वेंट को ब्लॉक तो नहीं कर दिया है, या कोई और ऐसा ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से हम एयर ब्लो तो कर रहे हैं लेकिन उसके लंग्स तक जा ही नहीं रहा है। तो इसको चेक करना है, ठीक है, इसको रीचेक करना है और उसके बाद ट्राई अगेन करना है, और ज़्यादा ताकत लगा के उसके बाद कोशिश करनी है एयर को ब्लो कराने की अफेक्टेड पर्सन के माउथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ चेस्ट स्टिल डज नॉट राइज, टर्न विक्टिम फेस डाउन एंड स्ट्राइक हिज बैक शार्पली टू डिसलॉज ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि टंग ने भी, जीभ ने भी एयर वेंट को ब्लॉक नहीं किया है, वो भी क्लियर है, लेकिन अंदर किसी फ्लूइड के वजह से, बॉडी फ्लूइड के डिस्चार्ज होने की वजह से, या किसी वजह से अंदर कुछ फ्लूइड के जमने से, या पाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से, एयर पाइप के, विंड पाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से भी ब्लॉकेज हुआ हो, तो ज़्यादा कोशिश करने पर भी, फोर्सफुली कोशिश करने पर भी अगर चेस्ट नहीं राइज हो रहा है हमारे एयर ब्लो करने के बाद, तब क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को फिर उल्टा लिटा के, ठीक है, पेट के बल लिटा के उसके पीठ पे, ठीक है, स्ट्राइक करना चाहिए शार्पली, उसके बैक पे, पीठ पे स्ट्राइक करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसे स्ट्राइक करने से क्या होगा, उसके पीठ पे ऐसे मारने से क्या होगा, अंदर जो फ्लूइड वाला ब्लॉकेज होगा वो ब्लॉकेज डिसलॉज हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों को पानी पीते समय या कुछ खाते समय बोलते हैं लोग, लोकल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सरक गया या अटक गया, तो ऐसा अटकता है तो देखिएगा आपके घर में बहुत लोग जाके उसके पीठ पे हल्का सा, यहाँ पे अपर पीठ, नेक के पास ऐसे मारते हैं, उससे क्या होता है, उसको आराम मिल जाता है, जो ब्लॉकेज है वो निकल जाता है। तो यहाँ भी अगर बहुत फोर्सफुली माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के बाद भी अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि लंग्स के अंदर, उसके लंग्स के अंदर एयर नहीं जा रहा है, अफेक्टेड पर्सन के लंग्स के अंदर एयर नहीं जा रहा है, चेस्ट उसका नहीं राइज कर रहा है बहुत फोर्सफुली एयर ब्लो करने के बाद भी, तो जरूर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा। माउथ वगैरह में ब्लॉकेज हम लोग चेक कर लेंगे, अगर वहाँ ब्लॉकेज नहीं है फिर से कोशिश करेंगे, फिर से फोर्सफुली एयर ब्लो करने के बाद भी अगर हमें लगता है कि एयर, हमारा जो ब्लो किया हुआ एयर है उस अफेक्टेड पर्सन के लंग्स के अंदर नहीं जा रहा है, उसका चेस्ट का लेवल नहीं राइज हो रहा है, तब हमें समझना होगा कि कोई ना कोई इंटरनल ब्लॉकेज है, ठीक है। तो कई बार होता है कि हमारे एयर ब्लो करने के बाद भी, फोर्सफुली ब्लो करने के बाद भी आपको लग रहा है कि हमारा ब्लो किया हुआ एयर अंदर नहीं जा रहा है, चेस्ट राइज नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस पेशेंट को वापस उल्टा लिटा के, यानी पेट के बल लिटा के और उसके पीठ पे स्ट्राइक करना होगा, ठीक है, शार्पली उसके बैक पे स्ट्राइक करना होगा। इससे क्या होगा कि अंदर जो ब्लॉकेज है वो डिसलॉज हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, और फिर से उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे पाना पॉसिबल होगा, फिर से वापस उसको सीधा करके, यानी अब फिर से पीठ के बल लिटा के फिर से वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। उसके आगे क्या है, अब अगले में हम लोग थिंग्स टू रिमेंबर में पॉइंट ए देख चुके हैं, अब पॉइंट बी में हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। थिंग्स टू रिमेंबर क्या है, तो हम लोग पॉइंट बी में आ जाते हैं। समटाइम्स एयर एंटर्स द विक्टिम्स स्टोमक, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो फूंक रहे हैं ना, माउथ टू माउथ एयर ब्लो कर रहे हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए जो एयर ब्लो कर रहे हैं, तो कई बार हमारा ब्लो किया हुआ एयर विक्टिम के पेट के अंदर जाने लगता है। हमारा टारगेट क्या है कि हम जो एयर ब्लो कर रहे हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में, वो पेशेंट के लंग्स के अंदर जाए, लेकिन कई बार होता है कि लंग्स के अंदर ना जाके वो स्टोमक के अंदर, यानी पेट के अंदर जाने लगता है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ स्टोमक स्टार्ट हो जाएगा, पेट का फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो उसमें क्या करना है, अगर मान लो ऐसा हुआ कि हमने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की कोशिश की, हमने एयर को ब्लो किया और वो लंग्स में ना जाके पेशेंट अफेक्टेड पर्सन के पेट में जाने लगा, तो होगा क्या कि पेट के लेवल के राइज करने से, पेट के स्वेलो होने से, स्टोमक के स्वेलो होने से पता चल जाएगा। फिर क्या होगा, स्टोमक में जो एयर चल गया उसको निकालने की ज़रूरत होगी, एक्सहेल कराना होगा। तो एक्सपेल द एयर बाय जेंटली प्रेसिंग डाउन द स्टोमक ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन पीरियड। ठीक है, तो वैसे में क्या करना होगा, जब एक्सहेलेशन पीरियड आएगा, यानी हम लोग जो दे रहे हैं तो नेचुरल ब्रीदिंग को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार इंस्पिरेशन करा के, एक बार एक्सपिरेशन करा के, यानी एक बार एयर को इनहेल करा के, एक बार एयर को एक्सहेल करा के। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान, यानी जिस समय हवा बाहर निकलनी चाहिए उस दौरान ही पेशेंट के पेट पे भी प्रेशर अप्लाई करके, जेंटली यानी हल्का प्रेशर अप्लाई करके पेट के अंदर जो हवा गई है उसको निकाल देने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर। इसमें 2 पॉइंट हमने देखा थिंग्स टू रिमेंबर में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड के अंदर। गॉट दैट? ठीक है, ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, होता क्या है ना, ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है। ठीक है, यानी रेस्क्यूअर को अपने मुंह से जाके अफेक्टेड पर्सन के मुंह के अंदर हवा फूंकनी है और फिर रिलीज होने देना है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो अब कहीं भी हवा भरना होगा ना, इवन देखो साइकिल में भी हम लोग हवा भरते हैं, तो हल्का सा भी लीकेज हुआ तो आपका काम बेकार हो जाता है। जैसे मान लो हमने पंप के नोजल को जाके उस पर कसा, आपके व्हील के एयर में अगर थोड़ा सा मान लो ढीला रह गया तो हम ताकत लगा रहे हैं लेकिन हवा बाहर निकल जा रही है, तो सबसे पहले क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी टाइट प्रेसिंग होना चाहिए अफेक्टेड पर्सन का माउथ और रेस्क्यूअर का माउथ, तभी तो प्रॉपरली एयर ब्लो हो पाएगा, एयर कहीं लीक ना करे। जितनी हवा हम ब्लो करना चाह रहे हैं एज ए रेस्क्यूअर अफेक्टेड पर्सन को, वो सारी की सारी हवा उसके लंग्स तक पहुंचे, ये इंश्योर करना होगा। तो देखो जो ग्रोन पर्सन है, यानी मान लो जो काम करने वाले दोनों जो हैं वो एक सर्टेन एज के हैं, मतलब दोनों बड़े हैं, दोनों एडल्ट हैं, तो होगा क्या कि दोनों के माउथ का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग होगी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पॉसिबल होगा। लेकिन जो इन्फेंट है, इन्फेंट बहुत छोटे बच्चे को कहते हैं, 5 साल भी नहीं, 5 साल भी मैं गलत कह रहा हूँ, 2 साल 1 साल से कम के बच्चे इन्फेंट हैं। ठीक है, तो वो 1-2 साल के बच्चों को अगर मान लो इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, हमारे विक्टिम, हमारे जो पेशेंट हैं वो छोटे बच्चे हैं, तो होता क्या है कि छोटे बच्चे का माउथ तो बहुत छोटा है और जो रेस्क्यूअर है उसका माउथ बहुत बड़ा है, तो ये प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाएगी वहाँ पे कि वो एयर ब्लो कर सके प्रॉपरली। तो अब इसको क्या करना होगा इस केस में, इन्फेंट के केस में, जैसे नॉर्मल पर्सन था ना, नॉर्मल पर्सन जो अफेक्टेड है और जो रेस्क्यूअर है उसने सिर्फ माउथ टू माउथ इंटरलॉकिंग की है, लेकिन जो इन्फेंट है उसका माउथ बहुत छोटा है, रेस्क्यूअर का माउथ बहुत बड़ा है, तो रेस्क्यूअर कवर कर लेगा इन्फेंट के माउथ को भी और नोज को भी, और तब एयर ब्लो करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये प्रिकॉशन हमें ध्यान देना होता है। इसीलिए अफेक्टेड पर्सन के सिचुएशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, अफेक्टेड पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, उसके एज पे भी डिपेंड करता है। ये सारे मेथड है ना सिचुएशंस के हिसाब से अप्लाई होते हैं। जैसे हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इतना सारा मेथड है, अब कौन से सिचुएशन में कौन से अफेक्टेड पर्सन पे कौन सा मेथड सूट कर रहा है जिससे उससे बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हम उसको दे पाएँ, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अफेक्टेड पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर पे, अफेक्टेड पर्सन के साइज पे, अफेक्टेड पर्सन के एज पे, अफेक्टेड पर्सन के फिजिकल स्ट्रेंथ पे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, देखो है क्या ना कि एक डायग्राम भी मैंने बनाया था ना, एक डायग्राम भी मैंने बनाया था, देखो यहाँ है क्या, ये एडिशनल पैडिंग जब नहीं रहती ना, एडिशनल पैडिंग नहीं रहता तो आपका फ्लोर का जो एक लेवल है, ठीक है, ये फ्लोर का एक लेवल, यहीं पे इसके शोल्डर का नीचे वाला पोर्शन, बैक का जो है पीठ का पोर्शन यहाँ रेस्ट कर रहा है और यहाँ हेड रेस्ट कर रहा है। उस वक्त इतना टिल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, इतना टिल्ट नहीं मिल पाता, यानी नेक ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता,
उस वक्त नेक जो है ना ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता या थोड़ा सा टिल्ट रहता भी तो बहुत कम रहता। अब अगर इसके मुंह के अंदर टंग ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि पर्सन अनकॉन्शियस है तो ब्रेन का कंट्रोल टंग पर से हट चुका है, ठीक है। और सांसें रुकने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ प्लस इस मसल्स में कॉम्प्रेशन थोड़ा सा आया, तो इस वैक्यूम क्रिएट होने से, मसल्स के कॉम्प्रेशन होने से, टंग के मसल्स के कॉम्प्रेशन होने से इसने जाके ये जो एयर वेंट है इसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। जब तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है कोई एडिशनल फोर्स वहाँ नहीं लग रहा है जो टंग को रिलीज करा सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ एडिशनल पैडिंग देंगे, ठीक है, एडिशनल क्लॉथ वगैरह देके, पेपर का लेयर देके कोई भी चीज़ से उठाने की कोशिश करेंगे, अब उठाने से क्या हो गया, अब शोल्डर रेज कर गया, यानी पीठ का जो बैक पोर्शन है शोल्डर के नीचे वाला वो रेज कर गया, सिर तो अभी भी वही है। ये रेज करने से गर्दन को टिल्ट मिल जाएगा, ऐसे नेक को आ रहा है समझ में, नेक को टिल्ट मिला, गेटिंग समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। नेक को जैसे ही टिल्ट मिलेगा ना, ये ऐसे वाला टिल्ट है, ठीक है, एयर वेंट पे इस तरह से लंग्स ने ऐसे ब्लॉकेज किया है, ठीक है, बल्कि इसका तो ऊपर की तरफ से होगा ना, इधर से दिखा रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, इधर से दिखा रहे हैं तो दिस इज एयर वेंट एंड दिस इज लंग्स। पहले हॉरिजॉन्टल था, टिल्ट जैसे ही हुआ तो देखो अब इस पे वेट लगने लगेगा ना, इसका लंग्स के मसल्स का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे ले आएगा। पहले क्या था, ऐसे था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसके अलोंग ही था, यानी कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगा पा रहा था। पहले जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन था, एयर वेंट, ये टंग्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लग रहा था वेट के वजह से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन टंग के शेप के अलोंग था, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे टिल्ट हुआ, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, तो इसका दो कंपोनेंट, वन वर्टिकल कंपोनेंट, वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा, ठीक है। ध्यान दो, ऐसे झुका, जीभ भी ऐसे झुका, नतीजा हुआ कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, इस टिल्ट के वजह से दो कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट इज हियर, ये इधर ले जाना चाहेगा, नीचे ले जाना चाहेगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ से, इस झुकाव की वजह से रिलीज हो जाएगा। गॉट दैट? ठीक है। और मतलब नहीं समझे क्या बोलना चाह रही हो, नहीं समझे हम। देखो, जहाँ तुम्हारा आंसर लिखना होगा ना, वहाँ सिर्फ ये बताना होगा कि हम लोग एडिशनल पैडिंग देके इसको रेज कर देते हैं, उससे क्या होता है, एयर वेंट रिलीज हो जाता है। वहाँ आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि वो रिलीज हो जाता है, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं आता है। फिर भी मान लो अगर आपको कहीं एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए कि कैसे रिलीज हो रहा है, तो लैंग्वेज में करना तो बहुत आसान है। वी हैव टू अप्लाई द एडिशनल पैडिंग so that the lower back under the shoulders area is raised above the horizontal level, and as soon as it is raised, the lower portion of the head is still already in that position, earlier position, and for by doing this effort the neck got tilted, and this due to this tilted action, due to the action of gravity on the molecular mass, on the muscular mass of the tongue, the muscular mass tend to release the blocked air vent. ये तो बना के लिख सकती हो लैंग्वेज ना। जिन चीज़ों को हम हिंदी में समझते हैं उन्हें इंग्लिश में लिख पाना तो पॉसिबल है ही ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई, कंसेप्ट, तो उसे लिख पाना कौन सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कभी भी ये ध्यान देना, जैसे इस नोट्स में क्या था, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये फेनोमेनन होता है, लेकिन आपने नोट्स में क्या देखा, नोट्स में देखो तो क्या लिखा रहता है। देखो, नोट में सिर्फ इतना लिखा रहता है, मेंटेन द जॉ पोजीशन थ्रू आउट रिससिटेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट टंग फ्रॉम ब्लॉकिंग एयर पैसेज, बस इतना ही है। अब कैसे एयर पैसेज से प्रिवेंट कर रहा है ब्लॉक करने से, वो तो हम लोग बता रहे हैं कंसेप्ट आपको ना।
डीप कंसेप्ट बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हो जाती तो हो जाता है। अदरवाइज आपसे एग्जाम में यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग क्यों एडिशनल पैडिंग दे रहे हैं शोल्डर्स के नीचे में, लोअर बैक में, सो दैट कि टिल्ट मिले और टिल्ट मिलने से ब्लॉकिंग जो है हट जाए। अब ब्लॉकिंग कैसे हट रही है ये टेक्निकल रीजन तो मैं बता रहा हूँ ना, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। मीन्स क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो कि क्या करने से क्या आउटकम मिल रहा है। आपको एडिशनल हाइट राइज करना है शोल्डर्स के नीचे लोअर बैक में, उससे फ़ायदा मिल रहा है कि ब्लॉकेज हट जा रहा है। इतनी ही रिक्वायरमेंट रहती है आपको आंसर देने के लिए। मैं डीप इसलिए बताता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, गॉट दैट? और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलो हम लोग फिनिश करें आज का क्लास। ओके, थैंक यू।